वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर हम लोग देखेंगे बाकी जो सब सेंटर का इसरो का क्वेश्चन पेपर होता है उससे तुलना से 2018 साल टेक्नीशियन बी फीटर का जो एसडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर में क्वेश्चन पेपर आया था उसका लेवल थोड़ा हाई था। इसीलिए इसका जो प्रॉपर आंसर की होता है सबका पास नहीं है। आंसर की हम लोग को जनरली दो जगह से मिलता है, एक होता है ऑफिशियल वेबसाइट से, नहीं तो सोशल मीडिया से। तो उन लोग ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं किया था। अगर हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया में तो सोशल मीडिया में आधा आंसर बताता है, आधा आंसर नहीं बताता, क्योंकि इसका जो पेपर था इसमें 50 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन में से 30 थ्योरी था और एटलीस्ट 20 क्वेश्चन साइंस और मैथ से था। इसीलिए सब लोग थ्योरी बता देते हैं, इसका जो साइंस और मैथ कोई नहीं बता पाते। तो इसका साइंस और मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फुल पेपर, फुल सॉल्यूशन। सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, इसका जो कैसे हुआ है ईच एंड एवरी मैथ साइंस का हर क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे। तो यही बोलूँगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले जो आज क्लास नया देख रहे हो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिए। क्लास अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो प्रॉपर आंसर की, राइट आंसर की किसी का पास नहीं है। इसीलिए सबका प्रॉब्लम होता है। सब लोग तुक्का मार देते कि इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। बहुत ही अच्छा क्लास होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो हम उसको पर्सनली समझा दूंगा। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा 100% देके आप लोगों को समझाने के लिए। हो सके कोई स्टूडेंट एक बार में समझ जाते हैं और कोई स्टूडेंट 5 बार बोलता फिर भी नहीं समझ जाते। तो उन लोगों के लिए बोलूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आप लोगों को पर्सनली समझा दूंगा। पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना। आज का पेपर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। पहले हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर में बताएंगे, इसका जो थ्योरी क्वेश्चन है वो स्क्रीन रिकॉर्डर में बता दूंगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसका जो सॉल्यूशन मैथ्स और साइंस है वो मैं बोर्ड में, पीछे जो बोर्ड है उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले मैं थ्योरी बताऊंगा। ओके, आप लोग ध्यान से क्लास करिए, स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा आया, वैकेंसी 34 वैकेंसी था। और हम सुने हैं कि एसडीएससी में जो क्वेश्चन पेपर बनता है, एक बार की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आधा से ज्यादा दे दिया था। इसरो का जब भी तुम एग्जाम देने जाते हो, इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि उधर से एटलीस्ट 100 में से 60 क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पेपर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, क्लास अच्छा से करिए, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा, जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होता है। कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछता है कौन सा सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च होता है, वो होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है। इसरो का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट और हम लोग देखेंगे पेपर डेट था 29 अप्रैल 2018, संडे को पेपर था। सिर्फ 90 मिनट्स टाइम देता है, 1.5 घंटा टाइम देता है, और 50 क्वेश्चंस रहता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन अगर गलत होता तो उसमें 1 मार्क्स कट लेता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन में। इन ए केस हार्डनिंग प्रोसेस एमोनिया गैस इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टील, द प्रोसेस इज नोन एज। केस हार्डनिंग प्रोसेस में एमोनिया गैस स्टील का ऊपर इंट्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज राइट आंसर इज नाइट्राइडिंग। लेकिन इसका जो होगा क्वेश्चन होगा इन ए सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, क्योंकि नाइट्राइडिंग आता है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस का अंदर। एक केस हार्डनिंग का प्रोसेस नहीं है। केस हार्डनिंग में आता है कार्बोराइजिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। तो अगर हम लोग देखेंगे सरफेस हार्डनिंग क्यों करते हैं, सरफेस हार्डनिंग हम लोग करते हैं वेयर हार्ड एंड वेयर सरफेस बनाने के लिए।
तो सरफेस हार्डनिंग 4 प्रकार का होता है। एक होता है केस हार्डनिंग, 2 होता है नाइट्राइडिंग, 3 होता है फ्लेव हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। और केस हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग के लिए हम लोग फुल कंपोनेंट जो वर्कपीस होता है उसको हम लोग फुल हीट करते हैं। और बाकी जो होता है फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग, उन दोनों के लिए हम लोग सिर्फ सरफेस को हीट करते हैं। अगर केस हार्डनिंग हो गया, नाइट्राइडिंग के बारे में बात करेंगे। नाइट्राइडिंग होता है आयरन के ऊपर नाइट्रोजन का प्लेट बैठाना। तो इसमें क्या होता है, जो एक वर्कपीस होता है वर्कपीस को 500 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं हम लोग। 500 डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद हम लोग उस वर्कपीस का ऊपर कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ एमोनिया गैस देते रहते हैं। तो एमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो जब वर्कपीस जब हीट होता है और NH3 जब उसका साथ मिलता है तो NH3 डिसोसिएट हो जाता है। NH3 डिसोसिएट होकर बन जाता है N नाइट्रोजन एंड 3H। तो नाइट्रोजन जो होता है ये नाइट्रोजन आयरन का ऊपर डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होकर एक आयरन नाइट्राइड एक सरफेस बना देता है, हार्ड सरफेस बनाता है। इस प्रोसेस को बोलता है नाइट्राइडिंग प्रोसेस। ये था गैस हार्डनिंग, गैस नाइट्राइडिंग प्रोसेस मैं जो बताया। और एक होता है सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग में क्या होता है, एक स्ट्रेस रिलीफ वर्कपीस, मतलब जो हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का मेन जो पर्पस होता है स्ट्रेस को रिलीव करना। वर्कपीस के अंदर जो स्ट्रेस रहता है उसको रिलीव कर देते हैं। तो रिलीव करने के बाद क्या हो जाता है, वो नॉर्मल मेटल बन जाता है। उस स्ट्रेस रिलीफ एक मेटल को लेके एटलीस्ट उसको प्रीहीट करना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस में प्रीहीट करना चाहिए। प्रीहीट करने के बाद हम लोग सॉल्ट बाथ में, सॉल्ट बाथ का टेम्परेचर होगा 520 से 570 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्ट बाथ का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 520 से 570 डिग्री टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर में हम प्रीहीट जो किया हम उस मेटल को डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन है उसका अंदर, तो नाइट्रोजन आयरन के साथ डिफ्यूज होकर एक आयरन नाइट्राइड प्लेट बनाते हैं। तो नाइट्राइडिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है गैस नाइट्राइडिंग, दूसरा होता है सॉल्ट नाइट्राइडिंग। गैस नाइट्राइडिंग में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जरूरत होता है और कांस्टेंट सर्कुलेशन चलता है एमोनिया गैस का 100 आवर्स तक, 100 आवर्स तक, 100 आवर्स तक इसका कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ एमोनिया गैस चलता है, ठीक है। अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनल मेटल कंटेंट्स। मोनल मेटल क्या कंटेंट्स होता है, मेनली होता है निकेल एंड कॉपर। अगर हम लोग देखेंगे निकेल का बात करेंगे, निकेल इसमें रहता है 67%, 67% निकेल रहता है और बाकी जो कॉपर रहता है, ठीक है, कॉपर ये दोनों मेन रहता है। तो 67% सबसे ज़्यादा रहता है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड आर सुटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिशन कंपोनेंट्स एंड मेजरिंग गेजेस। जो छोटा छोटा प्रिसिशन कंपोनेंट होता है, बहुत छोटा कंपोनेंट होता है, उसमें कौन सा थ्रेड हम लोग लगाते हैं, कौन सा स्क्रू थ्रेड, तो हम लोग लगाते हैं BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन स्क्रू थ्रेड। तो इसका टोटल 6 mm तक हम इसका साइज होता है और ये 1 से 25 नंबर तक मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर। जो एंगल ऑफ टेपर होता है एक्यूरेटली मेजर करते हैं। जो टेपर एंगल होता है वो कौन सा होता है, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर होता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट होता है इसका लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। बहुत ही प्रिसिशन मेजर करता है, ठीक है, एक्यूरेट मेजर करता है। ये टैब वॉशर इज यूज्ड फॉर, टैब वॉशर कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, टैब वॉशर यूज़ करते हैं लॉकिंग द नाट को लॉकिंग करने के लिए। कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हम लोग देखेंगे एक जॉब है तो एक नाट लगाएंगे तो ऐसे करके एक किनारा के साथ नाट को लॉक कर देते हैं टैब वॉशर, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैब वॉशर वाला, एक कोन इज सिटिंग, ये वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड में समझा दूंगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ये भी मैथ है। द वर्ड ऑक्सीडेशन मीन्स होता है, अगर हम लोग देखेंगे इसको एक्चुअली बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग बोल सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में देता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, अब कभी कभी देता है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, जो आंसर के अकॉर्डिंग ये होगा ए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन
इज इन द ऑर्डर ऑफ, जो सॉलिड पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन में वो होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द मेट्रिक टेपर पिन्स हैव ए टेपर रेशियो ऑफ, मेट्रिक टेपर पिन्स का जो टेपर रेशियो होता है मेट्रिक सिस्टम में, टेपर पिन्स का जो मेट्रिक सिस्टम में टेपर रेशियो होता है 1:50, और हम लोग देखेंगे बीटीज में होता है 1:48। ठीक है, याद रखना। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है चेन ड्राइव का, क्योंकि इसमें होता है कोई भी क्रीप और स्लिपेज नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव ड्राइव होता है चेन ड्राइव। इसमें चेन ड्राइव है हम लोग जनरली यूज़ करते हैं स्प्रॉकेट व्हील एंड स्प्रॉकेट पिनियन। ठीक है, वाइड रेंज, बहुत हम लोग बहुत एफिशिएंस होता है, बहुत ही हम लोग हाई क्या बोलते हैं मोशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हाई लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टैपिंग ऑपरेशन इज, कौन सा डिवाइस यूज होता है जो ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग करता है उसका टाइम होल्डिंग करता है जॉब को और टूल को गाइड करता है, वो होता है जिग। जिग का ये काम होता है, फिक्सर सिर्फ जॉब को होल्ड करता है, जॉब को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ, जनरली बियरिंग बुशेस आर मेड ऑफ गन मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन मेटल इज द राइट आंसर। सेरेडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व, तो सेरेडाइजिंग क्या होता है पहले जानना है। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जितना हो सके उसका डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे का जैसा नहीं है सर क्वेश्चन देख के आंसर बता देता हूँ, जो होता है उसका रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैथ भी कराऊंगा, मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ साइंस, इसीलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, नहीं तो दूसरा दिन इतना भी स्पीड में नहीं बोलता हूँ मैं। तो सेरेडाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हम लोग बताएं, तो सेरेडाइजिंग में होता है जो एक वर्कपीस होता है माइल्ड स्टील का, सोच लो वर्कपीस को अगर हम लोग उसका ऊपर इम्प्यूरिटीज रहता है, सरफेस में जो इम्प्यूरिटीज रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है, स्ट्रेस रहता है, कुछ भी होता है जो डस्ट रहता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग करते हैं एसिड पिकलिंग, एसिड में हम लोग डाल देते हैं उसको, तो सरफेस का जो इम्प्यूरिटीज वो हट जाता है। नहीं तो हम लोग करते हैं ग्रीड ब्लास्टिंग, वो भी होता है सरफेस ट्रीटमेंट ऑपरेशन, तो वो भी इम्प्यूरिटीज हट जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो इम्प्यूरिटीज हटाने के बाद वो वर्कपीस को लेके एक स्टील बैरल, रोटेटिंग स्टील बैरल, मतलब वो घूमता है रोटेटिंग स्टील बैरल में, जिंक पाउडर रहता है, तो उसका अंदर हम लोग डाल देते हैं और हीट देते हैं 370 डिग्री, 370 डिग्री तक हम लोग हीट देते हैं। तो हीट देने के बाद वर्कपीस जब हीट हो जाता, जिंक पाउडर भी उसका ऊपर बैठ जाता, डिफ्यूज हो जाता। डिफ्यूज होने के बाद क्या करता, उसका ऊपर जिंक का एक प्लेट बना देता, एक कोटिंग बना देता। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरेडाइजिंग प्रोसेस। तो इसमें हम लोग जिंक पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट, कौन सा प्रॉपर्टी में हम लोग शीट बना सकते हैं। शीट बनाने के लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है मेलेबिलिटी। तो इस हम देखें कि ग्रुप में जब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को लेकर बहुत सारे बच्चों डाउट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहता है कि इसका आंसर क्या हो, उसका आंसर क्या हो। इसीलिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का एक स्पेशल वीडियो बना दिया, अगर वो कोई देखेगा तो उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कोई एक भी डाउट नहीं रहेगा, उसको सारा चीज़ आ जाएगा। लेकिन उन लोग वीडियो देखता नहीं है, तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो, जो वीडियो देखा उन लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से जाके तुम देख सकते हो। नेक्स्ट, H7G6 इंडिकेट्स, H7G6 क्या इंडिकेट करता है, एक क्लियरेंस फिट इंडिकेट करता है। कैसे, और हम लोग देख सकते हैं कि अगर बेसिक लाइन होगा तो ऊपर वाला होता है होल का, तो H होता है मतलब बेसिक साइज का जो होता है, तो होता है 0, तो H इधर ही इसको टच करता है। और जो शाफ्ट के लिए होता है वो भी नीचे से H स्टार्ट होता है, नीचे से H, लेकिन उसका है G। ठीक है, मतलब इसका बीच में ऊपर में होल है, इसके बीच में गैप है। तो हम लोग इसको इजी प्रोसेस में देख के, नॉर्मली देख के बता सकते हैं क्लियरेंस फिट है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसेस है, कोई उतना भी अच्छा प्रोसेस नहीं। इस हम लोग कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन बाद में सिखा दूंगा। ठीक है, इसका आंसर होगा क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट,
द एरिया ऑफ एन इलिप्स, ये तो मैथ का क्वेश्चन मैं अभी एक स्क्रीन रिकॉर्डर वाला खत्म, थ्योरी खत्म होने के बाद मैं सॉल्व करा दूंगा। व्हाट इज द इनर डायमीटर ऑफ बियरिंग नंबर 6205? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार इनर डाया पूछा, अगला बार शायद इस बार जो एग्जाम होगा उसमें शायद आउटर डाया भी पूछ सकता है, विथ भी पूछ सकता है, तो इसका बारे में पूरा जानना है। इसका जो इनर डाया होता है 25 mm, इनर डाया 25, आउटर डाया 52, विथ होता है 15 mm। तो तीनों चीज़ याद रखना, कॉपी में नोट्स करते रहना, क्योंकि इस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं बताएगा, क्योंकि मैथ और साइंस सॉल्यूशन हल करने के लिए थोड़ा सा मैथ में भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा टफ है, लेवल भी थोड़ा सा है। तो आप लोग अच्छा से देखते रहना, आप लोगों को एक बार समझा दूंगा तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। स्नैप गेजेस आर यूज टू, स्नैप गेजेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं कि बाहर का जो शाफ्ट होता है उसका डायमीटर चेक करने के लिए, लेकिन इधर तो शाफ्ट बी ऑप्शन में जो है टू चेक द शाफ्ट एंड बोर्ड्स को हम लोग चेक करने के लिए प्लग गेज यूज़ करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट है, वो क्वेश्चन ही आंसर गलत है, तो उन लोग डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग स्नैप गेज यूज़ करते हैं टू चेक द आउटसाइड डायमीटर। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग इज कॉल्ड। जो प्रॉपर्टी, धातु का जो प्रॉपर्टी है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलता है टफनेस। एक क्वेश्चन लेके हजारों लोगों का हजार डाउट है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा टफनेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग द सरफेस ऑफ टूल स्टील? टूल स्टील का जो सरफेस होता है उसको हार्डनिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर देखेंगे लेद पेड को हार्डनिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेम हार्डनिंग। तो ये वाला सब पॉइंट्स याद करते रहना, ठीक है? ये अगला बार भी आएगा शायद। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन एंड लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द टेपर रोलर बियरिंग जो होता है वो क्या क्या लोड ले सकते हैं? वो रेडियल लोड भी ले सकते हैं, वो एंगुलर जैसे एक्सियल लोड भी ले सकते हैं, एक्सियल और जो एंगुलर लोड होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है? तो टेपर रोलर बियरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। बियरिंग से कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है कि सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर होता है जहाँ पे हेवी रेडियल लोड को लेना पड़ता है उधर हम लोग सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थ्योरी का है, तो फीटर का जो न्यूमेरिकल है वो भी मैं बोर्ड में बता दूंगा। नेक्स्ट, व्हाइल सेटिंग द एंगल विथ साइन बार व्हिच साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल साइन बार रिप्रेजेंट? जब हम लोग साइन बार को सेटिंग करते हैं स्लिप गेज के साथ, तो साइन बार क्या दर्शाता है? तो ये हाइपोटेन्यूस दर्शाता है, क्योंकि साइन बार हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ये स्लिप गेज रहता है, ठीक है, और हम लोग साइन बार ऐसे यूज़ करते हैं, ये साइन बार होता है, तो हाइपोटेन्यूस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज एनेबल्स द मैन्युफैक्चर ऑफ चेन हुक्स फ्रॉम रॉट आयरन? रॉट आयरन का कौन सा प्रॉपर्टी जरूरत होता है चेन बनाने के लिए, चेन हुक बनाने के लिए? तो मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर दिया हूँ। तो इसका होता है मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टफनेस इन ए स्टील इज इंक्रीज्ड एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन कॉल्ड एज। जिस ऑपरेशन में टफनेस को बढ़ाता है और ब्रिटलनेस को कम करता है उसको बोलता है टेम्परिंग, ठीक है? तो टेम्परिंग हम लोग 400 डिग्री सेंटीग्रेड का नीचे टेम्परेचर में हम लोग करते हैं टेम्परिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का, ए फोर्स व्हिच कॉम्बाइंस विथ 2 और मोर फोर्सेस टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम मतलब समान फोर्स लाने के लिए हम लोग दो से ज़्यादा हम लोग फोर्स को कंबाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है? तो राइट आंसर इज द रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्लैश स्पिन गेज इज यूज फॉर चेकिंग। फ्लैश स्पिन गेज जो होता है ये डेप्थ चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसका ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो होता है मास ऑफ द बॉब। क्वेश्चन याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जो डिपेंड नहीं करता वो होता है मास ऑफ द बॉब। तो सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। आप लोग देख सकते हैं जी मतलब ग्रेविटी और एल मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम फॉर्मूला में होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ज़्यादा हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब मैथ से हैं। व्हाट इज द फॉल्स रीडिंग मेजर्ड फ्रॉम ए 0 to 25 mm मेट्रिक माइक्रोमीटर। मेट्रिक माइक्रोमीटर हम लोग जानते हैं उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका लिस्ट काउंट होता है। तो इसमें कौन सा रीडिंग फॉल्स है जो हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो होता है सी नंबर आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम लोग ये मेजर कर सकते 20.220 मेजर करते, 20.22 मेजर कर सकते, 20.21 मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 20.022 मेजर नहीं कर सकते। किससे कर सकते? वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर में हम लोग कर सकते हैं 20.022। ओके, तो ये था आज का टोटल जो इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो थ्योरी आया था उसका टोटल मैं हल करा दिया। तो बाकी कराएंगे मैथ और साइंस और जो फीटर का जो न्यूमेरिकल था। तो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जो बाकी जो क्लास है वो भी आप लोग ध्यान से देखिए। मैं अभी बोर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ का कि कोई न्यूमेरिकल का, वो है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन इधर है, ए कोन इज सिटिंग ऑन ए सेमी ग्लोब इफ द रेडियस और कोन रेडियस इज r एंड द कोन हाइट इज h, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को बोला है। तो कोन का जो बोला है, कोन मतलब शंकु होता है, शंकु इस टाइप का होता है, इस टाइप का शंकु होता है। और सेमी ग्लोब बोला है, सेमी ग्लोब मतलब अर्ध ग्लोब। टोटल ग्लोब होता है ये और सेमी ग्लोब मतलब तो अर्ध ग्लोब, ठीक है। तो बोला है कि इसका ऊपर एक शंकु बैठ गया है। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो टोटल ड्राइंग होगा ऐसे, ठीक है। तो बोला है इसका जो कोन का जो रेडियस है और जो अर्ध ग्लोब का जो रेडियस है वो समान है। तो रेडियस होता है r, वो r दिया है, ठीक है, वो r हम लोग लिखेंगे इधर। और हाइट दिया है h, हाइट किसका हाइट होता है? कोन का हाइट है h। ओके, समझ में आया? ये शंकु है, अर्ध ग्लोब है, रेडियस दोनों का सेम है और कोन का हाइट है h। वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, बहुत ही इजी मैथ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको जानना है, वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई r, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और हम लोग देखेंगे सेमी ग्लोब का वॉल्यूम वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो सेमी ग्लोब का हम लोग 2/3 कैसे लिया वो भी मैं बता देता हूं। पूरा ग्लोब का होता है 4/3 पाई r क्यूब। इस सेमी ग्लोब मतलब आधा है, इसीलिए इसके 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर हो जाता 2, तो 2/3 पाई r क्यूब। समझ में आया? नेक्स्ट, टोटल दोनों का वॉल्यूम बोला, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए बोला ना, तो इसको ऐड कर देंगे, कोन प्लस सेमी ग्लोब, ठीक है।
तो एक कोन का वॉल्यूम, एक सेमी ग्लोब का वॉल्यूम। हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन में क्या आएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई/3 कॉमन ले लेते हैं, और क्या आएगा, r² आएगा, इधर r² लिखेंगे, ठीक है। और बचेगा क्या है, इधर बचेगा h, और क्या बचेगा, इधर 2r बचेगा, 2r बचेगा। तो इसका जो आंसर होगा π/3r³ 2r प्लस h, दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो किसको समझ में नहीं है आप बताएं। बहुत इजी है, पहले कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम का निकाल लिया, सेमी ग्लोब का निकाल लिया, ऐड कर दिया, इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ में वीडियो का नीचे में दे दूंगा, तो आप लोग पेपर देख देख के इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा ग्रेटर देन 1, मतलब उसको साइन थीटा मतलब थीटा में ऐसा कुछ वैल्यू पुट करना होगा जिसका वैल्यू पुट करने के बाद वो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं। इधर जो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ये जो ऑप्शन में दिया है चेक करते हैं। 0 डिग्री अगर हम लोग 0 डिग्री अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होता है, साइन 0 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो क्या होता है टोटल 1 ग्रेटर देन 1। कभी ट्रू होता है 1 इक्वल टू 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता। तो ये क्या होगा, इसमें समान हो रहा है ना, तो इससे ज्यादा कुछ लेना पड़ेगा। इससे कम लेंगे तो 1 से भी कम आ जाएगा। इसमें 0 डिग्री में समान हो रहा है, तो इससे कम लेंगे तो क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 का जगह हम लोग दूसरा कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। साइन 30 पुट करके देखते हैं, प्लस cos 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हम लोग पुट करेंगे, पहले पुट किया था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, cos 30 का मतलब क्या होता है √3/2। ये जो वैल्यू है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वैल्यू मेरा याद है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, एलसीएम करेंगे तो ये होता है 1 प्लस √3। तो 1 प्लस √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। √3 इज इक्वल टू, तो इधर लिख सकते 1.732/2, ठीक है। तो ये होता है 2.732, मतलब क्या है, ये 1 पॉइंट समथिंग आ 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 1 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये भी सही है, 30 डिग्री हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग दूसरा कुछ वैल्यू लेंगे, साइन 60 लेके देखते हैं। साइन 60 डिग्री प्लस cos 60, इसमें क्या होता है √3/2 और होता है 1/cos 60 का होता है 1/2। तो √3 प्लस 1/2, √3 का होता है 1.732 प्लस 1/2 मतलब 2.732/2, 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 से ज्यादा आएगा मतलब ये भी सही है। तो हम लोग 90 पुट करके देखेंगे। तो 90 पुट करके अगर हम लोग देखेंगे, साइन 90 प्लस cos 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का होता है 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है 1 ग्रेटर देन 1, कभी पॉसिबल नहीं होता। तो 1 इक्वल टू 1 होता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से मतलब 0 डिग्री से ज्यादा होना पड़ेगा और 90 डिग्री से कम होना पड़ेगा। क्योंकि 0 से ज्यादा हम लोग 30 जब दिया था वो भी हुआ था कि 1 मतलब 1 से ग्रेटर देन हो रहा था। जब 60 डिग्री दिया तब भी 1 से ग्रेटर देन हो रहा था, लेकिन हम लोग जब 90 डिग्री दे रहे हैं तो 1 इक्वल टू 1 हो रहा है। मतलब 0 डिग्री से ज्यादा हम लोग जब थीटा का वैल्यू रखेंगे तब होगा
और जब 90 डिग्री का कम वैल्यू रखेंगे तब ये पॉसिबल होगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप लोग सीधा इधर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इधर वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर आप लोग को इसका वैल्यू पता है तो 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि जीरो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा है, मतलब हम लोग जब लिया था 30 डिग्री 60 डिग्री लिया था तब ठीक था, और जब 90 डिग्री जब लिया था तब समान हो गया, मतलब 90 डिग्री से लेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो था ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, तो हम बता दिए थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, और जो हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं और रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन जब बोलेंगे तब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर होगा। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कॉपर 2+ कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता तब 2+ हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो कॉपर का एक्चुअली एटॉमिक नंबर होता है 29, 2 निकल गया इसीलिए इधर है 2+, मतलब इधर है एटलीस्ट, मतलब इधर है 27 इसका पास इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नीशियम का देखेंगे इधर 12 है इलेक्ट्रॉन नंबर टोटल 12 है। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करता है उसका बाद कॉपर बन जाता है, तो क्या होता है, पहले इधर देखेंगे मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम एक्चुअली एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, तो वो जब निकल जाता है तो वो प्लस हो जाता है। तो इधर टोटल इसका एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉन नंबर था 12, तो 2 निकल गया इसीलिए इसका हो गया 12 - 2 = 10। तो 2 निकल गया इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इधर था 27, कॉपर का 27 इलेक्ट्रॉन था, तो अभी 2 ऐड हो गया इसीलिए कॉपर बन गया। कॉपर का होता है 29, तो इधर 27 था, 2 ऐड हो गया इधर 29 बन गया। मतलब जब हम लोगों के पास कोई एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही प्लस हम लोग लिखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इधर हम लोग 3+ लिखता है। ठीक है, मतलब ये हम लोग जानते हैं कि ऐसा कोई भी अगर दिया रहेगा जो इसका पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग देखेंगे Mg का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। Mg का एटॉमिक नंबर, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 3+ मतलब होता है 3 निकल गया, तो होगा टोटल 9। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सबका थोड़ा डाउट रहता है कि आंसर क्या होगा, तो मैं सॉल्यूशन करके बता दूंगा बहुत ही इजी से। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 मेशिंग गियर्स, गियर सोच लो, एक गियर है और एक ऐसे गियर है, गियर ए गियर सोच लो। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मेशिंग गियर्स, ये दोनों मेश किया है, मतलब टच किया है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है 150 मीटर, 150 mm। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इज 2:1। व्हाट विल बी द पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर। अगर ये सोच लो पिनियन, ये गियर सोच लो, ये पिनियन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको, अगर इसका जो रेडियस है इधर से इधर तक इसको हम r लिखते हैं, और इसका जो रेडियस है इधर से इधर तक इसको हम r लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं r + r, दोनों का रेडियस मिला के तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बना है ना 150। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, r का जो r = 150 - r, ऐसे भी लिख सकता है कि नहीं। उसका बाद वेलोसिटी रेशियो बोला है, गियर का वेलोसिटी रेशियो सोच लो, गियर r है और पिनियन r है, 2:1। ठीक है, तो r का जगह अगर हम लोग ए वैल्यू पुट करेंगे, ए वैल्यू, तो क्या होता है, चलो देख लेते हैं। r का जगह हम लोग 150 - r/r, इधर r था, = 2। ठीक है, तो 150 - r = 2r, 150 = 3r, r को उधर लेके गए तो r = 30, r = 50। ठीक है, तो r किसका है,
आर पिनियन का होगा क्या, जब आर 50 है तो डायमीटर होगा 100। ठीक है, तो मैं डायमीटर का बात बाद में करूंगा। जब पिनियन का रेडियस 50 है तो अगर हम लोग इधर लगाएंगे r इजिकल टू 150 माइनस r इजिकल टू 50 तो 100 है। तो यह है गियर का तब डायमीटर होगा, पिच डायमीटर होगा 200, 2 से गुना किया। और अगर जब पिनियन का देखेंगे, पिनियन का r है 50, रेडियस 50 इंटू 2 100, तो इसका जो आंसर होगा 200 mm एंड 100 mm। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं, आप लोग नोट्स में कॉपी में नोट्स करते रहना, ठीक है? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। जब भी क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है तो क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये हम लोग का थ्रेड का है तो जानना हम लोग का जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। द एरिया ऑफ इलिप्स विथ सेमी मेजर एक्सिस ए एंड सेमी मेजर एक्सिस बी इज। तो हम लोग 2D में अगर देखेंगे, ये होता है इलिप्स, ये होता है मेजर एक्सिस और ये होता है माइनर एक्सिस। ठीक है, तो बोला सेमी मेजर एक्सिस मतलब आधा है इसका, ये है, और सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस बी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है पाई ए इंटू बी, मतलब पाई सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जैसे कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसका वैल्यू 10 दे देता या बी का जगह अगर सोच लो 5 रखेंगे तो मैथ आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। बोला कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 स्क्वायर यूनिट। एरिया होता है क्या, एरिया बोला है कि 150 स्क्वायर यूनिट, और पेरीमीटर बोला है, परिसीमा बोला है 50 यूनिट। इसका जो डायमेंशन होगा, रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर ऐसे होता है, सोचे ये ए है ये बी है, इधर लंबा होता है। ठीक है, तो ये दोनों का बोला है। अगर हम लोग देखेंगे ये ऑप्शन देख के आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर ये दोनों का जगह में अगर ये एक बार करके पुट करके देखेंगे, इसको एक बार पुट करके देखेंगे, इसको एक बार पुट करके देखेंगे, इसको अगर एक बार अप्लाई करके देखेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मैं सोल्यूशन आप लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन हम लोग दिखा देते हैं कि अगर इसका ऑप्शन, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा, अगर हम लोग इधर एल का जगह 10 लगाएंगे और ब्रेथ का जगह अगर 15 पुट करेंगे तो होता है 150। एरिया 150 आ गया, 150 आ गया। और हम लोग की पेरीमीटर 2, लेंथ क्या है 10 है, ब्रेथ 15 है, तो टोटल क्या है 2 इंटू 25, तो होता है 50 यूनिट। ये भी आंसर आ गया। तो ऑप्शन चूज करके हम लोग कर सकते हैं, ये होता है इंटेलिजेंसी का। अब लोग देख के अगर देखें हाँ ऑप्शन है तो ऑप्शन देख के हम लोग लगा सकते हैं। अगर कोई नहीं जानते कि दिमाग में नहीं आता कि ऑप्शन देख के कैसे करेंगे, तो उन लोगों के लिए सॉल्यूशन मैं बता देता हूं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ का जगह हम लोग अगर एक एरिया है, एक रेक्टेंगुलर है, इसका लेंथ है ए, लेंथ ब्रेथ है बी, तो एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू बी लिख सकता है।
इधर एल भी लिख सकता है, इधर बी भी लिख सकता है। हम लोग एल को, लेंथ को ए लिखा है, ब्रेथ को बी लिखा है, ठीक है। पेरीमीटर को कैसे लिख सकता है, तो इधर ए इंटू बी कितना बोला है 150, ओके। तो हम लोग ये ऐसा करेंगे, ए बी इज इक्वल टू 150, ए इज इक्वल टू 150 बाई बी कर सकते हैं। इसको बी को अगर नीचे मतलब पुट कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होता है ए प्लस बी, हो गया। तो पेरीमीटर आ गया। तो इधर अगर ए का जाएगा, हम ए वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसका बोला है टोटल पेरीमीटर दिया है 50, तो पेरीमीटर दिया है 50। तो ये है टोटल इक्वेशन। हम लोग इधर लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ए का वैल्यू पुट करेंगे 150 बाय बी प्लस बी इज इक्वल टू 50, आप लोग देख सकते हैं। उसका बाद 2 का अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो 25 हो जाएगा, तो 2 का अगर हम लोग डायरेक्ट काट भी सकते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 प्लस बी स्क्वायर बाय बी, हम लोग एलसीएम कर लिया, टोटल आया 25, ठीक है। तो 150 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बी, बी को इधर लेके गया, समझ में आया। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 25 बी, सिर्फ उसको घुमा के लिखा, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। बी को इधर लिखा आप लोग के लिए समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस 150, हम लोग 25 बी को इधर ला सकते हैं, तो इक्वल का इधर ला सकते हैं, तो माइनस 25 बी प्लस 150 इज इक्वल टू 0 लिख सकता है। तो अगर इसको मिडिल टर्म करेंगे तो मिडिल टर्म में होगा बी कॉमन, अगर मिडिल टर्म करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 15b माइनस 10b प्लस 150, ठीक है। तो मिडिल टर्म अगर किसी को नहीं आता तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसको अगर पढ़ाना जाएंगे तो और भी मतलब वीडियो लंबा होते जाएगा। तो थोड़ा मैं मिडिल टर्म बता देना चाहता हूं, ये इसको और इसको गुना करके जो आएगा, ठीक है, उसको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर सोचे इसको और इसको गुना, इसके सामने तो कुछ नहीं, ये क्या सोच लो, तो 150, तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 75, ठीक है, एलसीएम आया। तो इसका वैल्यू ये अगर हम लोग तोड़ेंगे, ऐसे करके तोड़ेंगे, तो इसका देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 15b माइनस 10b प्लस 150 इक्वल टू 0, मतलब 25b को हम लोग तोड़ दिया, सेम ही है, लेकिन वो उस फॉर्मेट में हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। 150 को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 6 इंटू 25, ठीक है। तो इधर ए वाला नहीं आएगा, तो हम लोग को लाने के लिए क्या करना पड़ता, हम लोग को लाने के लिए 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 3 15, तो इधर माइनस 15b और माइनस 10b लिया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 15 माइनस 10 b माइनस 15 इक्वल टू 0, b माइनस 10, ये वाला b माइनस 10 और b माइनस 15, ठीक है, समझ में आया। और घुमा के लिखते हैं, अगर इसको कॉमन लेंगे b माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, ए वाला ये रहेगा b माइनस 10, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे b, अभी सेपरेट करके लिख दो, b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 15, ठीक है। और क्या है, b इज इक्वल टू b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका हम लोग b इज इक्वल टू 10, तो एक का वैल्यू आएगा 10 और एक का वैल्यू आएगा 15, देख सकते हैं आप लोग।
जो हम लोग डायरेक्टली पुट किया तो उसको इतना बड़ा लंबा करके करने के बाद ये सॉल्व करके आंसर आया। ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग देख सकते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है जो इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। रेलवे लाइन्स 25 मीटर लॉन्ग, एक रेलवे लाइन्स बोल रहा है 25 मीटर लॉन्ग, मतलब इधर से 25 मीटर लॉन्ग, ठीक है, आर बीइंग लेड व्हेन टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब हम बोल रहे हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमात्रा है तब इसका जो लेंथ है 25 मीटर, तो T1 हम लोग बोल सकते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके बाद बोला गैप्स ऑफ 1.8 सेंटीमीटर आर बीइंग लेफ्ट बिटवीन देम। तो रेलवे लाइन क्या होता है, एक का बाद एक लाइन जुड़ा रहता है ना, तो इसके बीच में थोड़ा गैप रहता है, तो गैप है कितना 1.8 सेंटीमीटर है, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इफ अल्फा इज 12 into 10 to the power minus 6, if alpha is 12 into 10 to the power minus 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 12 into 10 to the power minus 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर एट विच दे विल टच ईच अदर, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए जिसमें ये 25 मीटर लेंथ वाला रेल लाइन 1.8 सेंटीमीटर बढ़ के ए लाइन को टच करेगा, कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा पहले क्या क्या पॉइंट्स दिया है, जब भी साइंस का मैथ करोगे तो क्या क्या हिंट्स दिया है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। T1 हम लोग को दिया है, अल्फा दिया है, लेंथ दिया है 1.8, मतलब ये होता है कि चेंज इन लेंथ कितना बढ़ेगा, ये तो चेंज इन लेंथ हो रहा है ना, तो लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ जब भी हम लोग लिखेंगे तब एक साइन देते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा एल, ठीक है, वो होता है 1.8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1.8 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर, ठीक है। और क्या है, और कुछ भी पॉइंट दिया नहीं है, और हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका लेंथ 25 है, तो जब टेम्परेचर में चेंज होगा तब भी तो एक्सपेंस होगा ना, तब भी तो बढ़ेगा, तो कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो चेंज इन जब करेंगे, चेंज इन जब भी वर्ड यूज करेंगे तब हम लोग डेल्टा का साइन देंगे, ये डेल्टा का साइन है वो होगा क्या, ये पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है इसका डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ बाय टोटल लेंथ इनटू इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो हम लोग इधर पुट कर सकते हैं, लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ है 1.8 इंटू 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 2, तो चेंज इन लेंथ होता है 1.8 इंटू 10 to the power minus 2, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है 25, ओके। तो टोटल लेंथ 25 है। उसके बाद क्या है, अल्फा का तो वैल्यू दिया है, स्पेस नहीं हो रहा छोड़ दो, हम लोग इधर अच्छा से लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला का अगर हम लोग इधर ही लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू दिया है 12 इंटू 10 to the power minus 6, और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग को निकालना पड़ेगा, कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1.8 इंटू 10 to the power minus 2 बाई 25, इसको हम लोग नीचे लाएंगे, इधर लाएंगे, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा 12 इंटू 10 to the power minus 6 इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो 10 to the power minus 6 है, इसको हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होता है, ये 10 तो 10 सेम रहता, और ऊपर जब जाता है माइनस साइन चेंज होकर प्लस हो जाता, तो ऐसा हो जाता। तो इसका वैल्यू क्या है 10 to the power minus
10⁻+4 हो रहा है ना, तो 10⁻+4 होगा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 1.8 इंटू 10⁻4 बाय 25 इंटू 12 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसका आंसर होगा, इसका मतलब 1.8 का साथ 10,000 गुण करना, ठीक है, बाई 300। इसको अगर कटेंगे तो ये 1.8 था, इसलिए और एक जीरो आएगा और एक जीरो कट जाएगा, 3 हो जाएगा, उड़ जाएगा तो 6, टोटल 60 डिग्री निकल के आएगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब क्या है, पहले टेम्परेचर था हम लोग का 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका बाद 60 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को बढ़ाना पड़ रहा है, तो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल टेम्परेचर हम लोग को कितना होना चाहिए, टोटल टेम्परेचर होना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग कैसे लिख सकता है, T2 माइनस T1। T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना था और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, हम लोग को तो फाइनली टेम्परेचर निकालना है ना, T2 निकालना है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो T2 माइनस T1 का वैल्यू पहले दिया था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी चेंज इन टेम्परेचर आया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ किसको समझ में नहीं है, इजी है कि नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूला का कमाल है और कुछ नहीं, और बाकी तो कैलकुलेशन आप लोगों को आता है। तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके लिखिए कि समझ में नहीं है, अगर समझ में नहीं है तो मैं फिर से आप लोग को अच्छा से समझा दूंगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो अपलोड करने में मेरे को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि मेरा रूम पे वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाहर जाके अपलोड करना पड़ता है। एक वीडियो एटलीस्ट तो 3 GB का बन जाएगा, अपलोड करने में एटलीस्ट 2-3 घंटा मेरा लग जाएगा। तो आधा तो मैं बता दिया, इसका जो सेकंड पार्ट है 1-2 दिन में हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई टोल्ड दैट आई विल कंप्लीट द होल चैप्टर टुडे ओनली, बट आई कैन नॉट कंप्लीट। आज हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आज जितना हो सका हम लोग कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ था, वो भी मैं बता दूंगा। तो आज था यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक यू।